Mohammad Shahid Aziz. I am with Microsoft working as a technical consultant. This session is part of the Punjab Youth Festival in which students from various disciplines are going to participate in different forms of activities, one of which is the game development using Microsoft technologies or Microsoft platform. तो इसी सेशन के रिस्पेक्ट से आज हम जो है एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ XNA और आप किस तरीके से उसको प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए विंडोज़ 8 पे एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा देखेंगे कि XNA के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं यूजिंग विंडोज़ फ़ोन 7। आपके पास इसके अंदर मोस्टली दो ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू टू डेवलप एप्लीकेशंस एंड गेम्स। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कंपटीशन जो है उसके अंदर आपको इट्स ऑन योर डिस्क्रिशन कि आप इधर यू डेवलप अ गेम और एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन विंडोज़ फ़ोन 7 प्लेटफॉर्म। आप लोगों के पास सबके पीसीस के ऊपर इसकी विजुअल स्टूडियो 2010 की IDEs इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विद द SDK। जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका कि विजुअल स्टूडियो 2010 व्हेन यू नेटिवली आर गोइंग टू इंस्टॉल इट, it won't provide you the facility to develop applications based on Windows Phone 7। इसके लिए आपको अलग से एक SDK डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि Microsoft की साइट पे अवेलेबल है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन हैं जिससे मैंने पहले बताया था कि एक तो आप XNA पे गेम डेवलप कर सकते हैं, दूसरा यू गॉट द ऑप्शन ऑफ डेवलपिंग एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन Silverlight। Silverlight जो है स्पेसिफिकली इज डिज़ाइन फॉर Microsoft Windows Phone प्लेटफॉर्म टू डेवलप एप्लीकेशंस। उसके अंदर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से आप इस पर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस गेम डेवलप करें। यहाँ पे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये जो आपके सामने फ़ोन का इम्यूलेटर चल रहा है, ये अगर आपके पास शेडर मॉडल 1.1 एंड अ DirectX 9.0C केपेबल ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। दोज मशीन्स दैट आर ओल्ड इनफ, जो कि जिसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है या बहुत ही छोटा कोई लगा हुआ है जो कि DirectX 9.0C को सपोर्ट नहीं करता, उस पर ये चीज़ें नहीं चलेंगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि when you are going to develop games based on XNA, it directly interacts with the hardware. It has nothing to do with the software itself. तो हार्डवेयर के लिए आपके पास you should have a capable graphics card that is capable enough to run XNA based environment. अभी हम जब जाके इसको मज़ीद एक्सप्लोर करके देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे जब आप इसको इन्वायरमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर फर्स्ट टाइम तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पास जब आप रन होता है ये तो देयर इज़ अ ब्लू स्क्रीन इन इट। अब ब्लू स्क्रीन का क्या मतलब है, ये मैं बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म। ये ब्लू स्क्रीन जो है दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर मोड में नहीं है कि मैंने कोई ग्रिड लगाया, कोई बैकग्राउंड इमेज लगाया, उसको कलर ब्लू दे दिया। ये हार्डवेयर से रेंडर होके आ रहा है एंड इट टेल्स यू दैट हार्डवेयर इज एक्चुअली रेंडरिंग इट। तो काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप अपने सिस्टम स्पेस को चलाएं तो ऑब्वियसली मैं आई एम 100% श्योर कि मोस्ट ऑफ द PCs डू हैव द 9.0C शेडर मॉडल 1.1 केपेबल ग्राफिक्स कार्ड, बट फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट हैव और अगर उनके पास क्रैश करती है तो डोंट पैनिक। आप अपना जाके कोई अच्छा सा एक ग्राफिक्स कार्ड लेने, इतना महंगा नहीं आता, उसको लाके इंस्टॉल करेंगे तो इट वुड बी गुड टू गो। अच्छा जी, मूविंग ऑन, बिफोर आई स्टार्ट डेवलपिंग एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द XNA प्लेटफॉर्म, आई वुड लाइक टू टेक यू टू थ्रू द Silverlight एप्लीकेशंस डेवलपमेंट टू गिव यू अ बेटर लुक एंड फील एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज Visual Studio IDE एंड हाउ कैन यू गो अबाउट इट in terms of application development and in terms of game development। मैं प्रेजेंटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मेरे पास इसमें 4-5 स्लाइड्स हैं, उसके अंदर एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड दैट्स अबाउट इट। द रेस्ट ऑफ इट वी आर ऑल गोइंग टू गेट अ हैंड्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। ठीक है जी, एग्री करते हैं आप सारे इस बात से? लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विजुअल स्टूडियो IDE का भी दूंगा, बिल्कुल स्लाइड सा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर आप लोगों के पास Windows 8 है तो आप उस पर क्या करेंगे। जिन लोगों के पास Windows 8 का RTM या Windows 8 का कंज्यूमर प्रीव्यू इज इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विद Visual Studio 2012। अनफॉर्चुनेटली फॉर नाउ Visual Studio 2012 डज नॉट सपोर्ट द IDE फॉर गेम डेवलपमेंट ऑन Windows Phone 7। जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो इट कम्स विद आपको Visual Studio 2010 इंस्टॉल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द SDK। तो मैं जिस टाइम प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ दैट इज़ Windows 8 कंज्यूमर प्रीव्यू अनफॉर्चुनेटली अलॉन्ग विद Visual Studio 2010 और उसके अंदर मेरे पास OS SDK Windows Phone 7 SDK 7.1 इज़ इंस्टॉल्ड। ठीक है जी, अब ये काइंडली ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज़। ये मेरे पास इन्वायरमेंट है Visual Studio IDE। अगर आप फेमिलियराइज हैं तो गुड इनफ, अगर नहीं है तो थोड़ा सा बताया। तो दिस इज द स्टार्ट स्क्रीन। यहाँ से आप अपने कोई नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिल्ट इन प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उनको आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द न्यू प्रोजेक्ट स्क्रीन फर्स्ट।
ये आपके पास न्यू प्रोजेक्ट्स की स्क्रीन है जिसके अंदर आप बैठ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे दैट सपोर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बी इट शेयरपॉइंट, बी इट XNA, बी इट वेब, बी इट ऑफिस, व्हाटएवर. फॉर एवरी डेवलपमेंट environment, for every development scenario, there is always going to be Microsoft Visual Studio 2012 or Microsoft Visual Studio 2010. There is no other development environment as good as this. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं डेवलपमेंट करने की Microsoft की टेक्नोलॉजीज पे, तो this is it. This is the tool that you are going to develop on. Moving on, हमारे पास यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं. लैंग्वेजेस की भी सपोर्ट है, विजुअल सी हैश सपोर्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं विजुअल सी हैश को. इसके अंदर आपके पास विंडोज़ की एप्लीकेशन को डेवलप करनी है, वो है. फॉर वेब है, फॉर ऑफिस, फॉर क्लाउड. मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ XNA स्टूडियो पे. ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जब आप इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो 2010, तो ये आपके पास नहीं होगा. ये चीज़ आपको लेके आने के लिए आपको OS विंडोज़ फ़ोन 7 SDK 7.1 इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है. तो जिन पीसीज पे ये आ रहा है वहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. ठीक. अच्छा जी, XNA को जब मैं गेम स्टूडियो को 4.0 को सेलेक्ट करता हूँ तो आई गॉट कपल ऑफ ऑप्शंस. वन ऑफ देम इज़ विंडोज़ फ़ोन गेम, द अदर इज़ विंडोज़ फ़ोन गेम लाइब्रेरी, विंडोज़ फ़ोन सिल्वरलाइट एंड XNA गेम एंड विंडोज़ गेम. अच्छा, हम करेंगे क्या कि हम एक गेम डेवलप करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन विंडोज़ गेम, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स यू द फैसिलिटी टू डेवलप गेम्स for Xbox 360, for Windows Phone, for anything, for tablets, writing single lines of code. एक ही कोड आप लिखें और उसको मेक श्योर कर लें कि वो अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ईजीली सीमलेसली एग्जीक्यूट हो जाएगा. देयर इज़ नो नीड टू चेंज अ सिंगल लाइन. कहने का मकसद ये है कि जो लोग एंड्रॉयड्स पे डेवलपमेंट करते हैं, जो लोग और प्लेटफॉर्म्स पे डेवलपमेंट करते हैं, उनका साथ इश्यूज़ ये आते हैं कि जब वो किसी एक स्पेसिफिक स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए गेम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, तो दे हैव टू टेस्ट इट अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस टू डिफरेंट प्रोसेसर पावर्स टू डिफरेंट रैम्स. इससे उनके एप्लीकेशन की कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को एड्रेस सही तरीके से नहीं किया जा सकता. दे हैव टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड जस्ट टू रेक्टिफाई दिस इशू. ऐसा कोई चक्कर माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ में नहीं है. अगर आपने एक विंडोज़ फ़ोन 7 के लिए गेम लिखी है और आप चाहते हैं कि आपकी ये विंडोज़ फ़ोन 7 की गेम आपकी विंडोज़ गेम के तौर पे चले, इजीली एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इंटरफेस चेंज करें, कोड और लॉजिक विल ऑलवेज बी द सेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डेवलपर्स, जो कि आप जब आप इंडस्ट्री में निकलेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी कि जब किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आपको मल्टीपल चीज़ों पे उसको चेक करना पड़ता है कि ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो भी रही है कि नहीं हो रही अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज नंबर वन, जो आपका विंडोज़ फ़ोन 7 है, दे ऑल कम विद स्टैंडर्ड सेट ऑफ रेजोल्यूशन 480 by 800. इससे बड़ी रेजोल्यूशन का कोई विंडोज़ फ़ोन आपको नहीं मिलेगा. एंड सेकेंडली, जो इनका जो कोड है दैट एग्जीक्यूट्स अक्रॉस Xbox 360, दैट एग्जीक्यूट्स अक्रॉस विंडोज़ गेम, टैबलेट्स और विंडोज़ फ़ोन 7. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपने अंडरस्टैंड करना है बिफोर जंपिंग इनटू एनी डिसिप्लिन इन प्रोग्रामिंग. कि आप एंड्रॉयड की तरफ जाएंगे तो आपको ये हसल्स फेस करनी पड़ेंगी, आप विंडोज़ फ़ोन की तरफ आएंगे तो आपको ये वाली हसल्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिफोर चूजिंग एनी प्लेटफॉर्म. मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ गेम 4.0. अगर आपके पास ये स्क्रीन आ रही है तो प्लीज़ चूज़ इट और इसके अगेंस्ट कोई एक स्पेसिफिक नेम असाइन कर दें इसको. ये नाम मैंने इसका असाइन किया और इसको मैं जो है सेव कर देता हूँ किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग. अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं आपके सामने, ये विजुअल स्टूडियो IDE प्रोवाइड्स यू विद अ सेट ऑफ फाइल्स एंड सेट ऑफ रेफरेंसेस दैट आर फॉर योर ईज. मतलब अगर आप ये खुद से लिखना शुरू करते तो इट वुड हैव टेकन यू एजेस टू राइट दीज लाइन्स ऑफ कोड. ये सारे का सारा उसने खुद से आपको लिख के दे दिया है, विच मीन्स कि दिस करंट सिचुएशन इज़ अ कंप्लीट मतलब पैकेज. अगर मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूँ अपनी कीबोर्ड पे, अगर आप सारे F5 प्रेस करें तो इट वुड इंस्टेंटली स्टार्ट द कोड इटसेल्फ. ये जो आपके सामने ब्लू स्क्रीन नज़र आ रही है डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद द हार्डवेयर. इसका सबूत क्या है? अगर आप इसमें माउस अपना ड्रैग करके लेके जाएंगे तो माउस गायब हो जाएगा इस ब्लू स्क्रीन के अंदर. इसका क्या मतलब है कि हार्डवेयर से हो के आ रहा है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हो इन ऑर्डर टू डेवलप गेम्स. हम यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल स्टैटिक 2D गेम बनाएंगे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ एक्जैक्टली XNA फ्रेमवर्क वर्क्स. Microsoft recommends a DirectX 10 at least, a DirectX 10 capable graphics card at your machine to run smooth games. अगर आप 3D की तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिसकी अच्छी खासी रैम हो, जिसकी अच्छी खासी हॉर्स पावर हो. हमारी गेम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे पास एक बॉल होगी स्क्रीन के अंदर जो कि
मूव करेगी इस स्क्रीन के डायमेंशंस के अंदर। नीचे हमारे पास एक रेक्टेंगल पैड होगा जो कि उस बॉल को नीचे ले जाने से रोकेगा, और वो रेक्टेंगुलर पैड जो है वो आपके कंट्रोल में होगा, आप उसको कंट्रोल करेंगे और उस गेम को नीचे ले जाने से रोकेंगे। जैसे ही वो जो बॉल है उस रेक्टेंगुलर पैड के नीचे चली जाएगी, बाय एनी चांस यू आर अनेबल टू टच इट, तो गेम रुक जाएगी और आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा दैट यू हैव लॉस्ट द गेम। ठीक है जी, हमारी गेम का बेसिक सा पर्पज़ ये है। इससे होगा क्या, आई नो दैट इट्स नॉट मोर देन 40-45 लाइन्स ऑफ कोड। इससे होगा ये कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि XNA फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। ठीक है जी, ये जी मेरे गेम के कंटेंट्स हैं, एक बॉल है और उसके साथ एक पैड है। ठीक है जी, अब मैंने इन कंटेंट्स को अपनी गेम के अंदर लेके आना है। अब मैं किस तरीके से लेके आऊँगा? अच्छा जी, मैंने कंटेंट्स ऐड करने, जिन लोगों के पास ये कंटेंट पहुँच जाएँ वो इस तरीके से करेंगे। प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, आई गो टू ऐड, आई गो टू एग्जिस्टिंग आइटम्स, मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे, बॉल और कंट्रोल करके पैड को सिलेक्ट करूंगा एंड आई क्लिक ऐड। अब ये क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे माई टेस्ट गेम 1 कंटेंट ब्रैकेट में कंटेंट के अंदर मेरे पास बॉल और पैड के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गेम में आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ball.png और pad.png लिखा है। ये मैंने यहाँ पे मैंने png क्यों सेलेक्ट की है, क्यों मुझे बताएगा क्यों? एग्जैक्टली, PNG सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, इसलिए अगर आप कोई बॉल वगैरह को किस तरह का ऑब्जेक्ट अपनी गेम में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट इमेज। अदरवाइज वो अगर आप JPEG एक्सटेंशन में उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे तो उसके बॉर्डर्स होंगे एंड इट विल नॉट लुक लाइक अ बॉल। तो इसलिए हमने इसको PNG को इम्पोर्ट किया यहाँ पे। अच्छा, ये दो चीज़ें आप नीचे देख रहे हैं। अगर मैं बॉल को क्लिक करता हूँ तो आई हैव गॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है एसेट नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा, हम ये गेम के दौरान यूज़ करने जा रहे हैं। इट हैज़ टू बी वेरी एक्सप्लिसिट और वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको कंटेंट को गेम में लोड करेंगे तो उसने इसी एसेट नेम के अगेंस्ट लोड करना है, या आगे जाके जब हम लाइन लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, ये हम लोड कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक पावर पॉइंट की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास साइकिल XNA का फ्रेमवर्क किस तरीके से ऑपरेट करता है उसका साइकिल आपके पास नज़र आ रहा है। वीव गॉट कपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन ऑफ विच इज़ इनिशियलाइज, the other is load content, the other is update, draw, और आखिर में जी unload content। आप अपने जहन में ये बात हमेशा बिठाएंगे और अपने पल्लू से ही बात बांधेंगे कि सबसे पहले जब आपने XNA गेम लिखनी है तो आपने उसमें इनिशियलाइज करना है कंटेंट्स को। अब कहाँ पे करना है वो हम सारा देखेंगे कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करने के बाद आप कंटेंट को लोड करेंगे। जब आपने लोड कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंटेंट लोड हो गया तो इसका मतलब है कि वो ड्रॉ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब कंटेंट आपने लोड कर लिया तो उसके बाद आप उसको ड्रॉ करेंगे अपनी स्क्रीन पे, और फिर आपने कोई एक्शन अगर उसको परफॉर्म करना है तो फिर अपडेट के पैनल के अंदर एक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर आपकी गेम बहुत बड़ी है, उसका सिनेरियो बहुत बड़ा है जिसके अंदर आपको मेमोरीज के इश्यूज आ सकते हैं, परफॉर्मेंस के इश्यूज आ सकते हैं, तो वहाँ पर फिर आप अनलोड कॉन्टेंट यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फ्लश एनीथिंग अवे फ्रॉम द सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास अपडेट और ड्रॉ के अंदर एक साइकिल घूम रहा है। ये क्या है? ये आपकी गेम ने चलना भी तो है ना। तो XNA फ्रेमवर्क्स मूव्स अराउंड द अपडेट एंड ड्रॉ। ठीक है जी, ऐसे से मूव करता है फ्रेमवर्क इसका। जो चीज़ अपडेट हो रही, जो चीज़ ड्रॉ हो रही है, उसको उसने दिखाना भी तो है ना कि किसी तेज़ी से वो नज़र आए। तो इसके लिए XNA फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट हैज़ द कैपेबिलिटी टू मूव इन बिटवीन अपडेट एंड ड्रॉ मेथड्स। ठीक है जी, उनके बीच में मूव करेगा तो जो भी आपने वहाँ पर लॉजिक अपनी लिखी हुई होगी उसके अगेंस्ट आपका ऑब्जेक्ट उस रिस्पेक्ट से बिहेव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि समझ में नहीं आती लोगों को, लेकिन आपने इसको पल्लू से बांध देना है कि ये क्या है। अच्छा, जब हम यहाँ से आगे मूव कर रहे हैं, आप ये देखिएगा आपके पास ग्राफिक्स, डिवाइस मैनेजर, ग्राफिक्स और स्प्राइट बैच, और उसके आगे मैंने इनिशियलाइज किया हुआ स्प्राइट बैच से। ये बाय डिफॉल्ट जो है XNA का फ्रेमवर्क आपको ये दो ऑब्जेक्ट्स जो है प्रोवाइड कर रहा है। अब ये क्या चीज़ें हैं? ग्राफिक्स डिवाइस मैनेजर इज द थिंग दैट इज गोइंग टू डिटेक्ट योर प्लेटफॉर्म ऑन विच यू आर डेवलपिंग योर गेम। ठीक है जी। अब इस ग्राफिक्स डिवाइस मैनेजर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है, जो कि यही चीज़ डिटेक्ट करेगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो किस लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे कि जिसके अंदर हम एक्सप्लिसिटली इसको नहीं डिफाइन करेंगे कि भाई इतनी विड्थ और इतनी हाइट का प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने गेम को एग्जीक्यूट करना है। हम इसको बताएंगे कि भाई तुमने डायनामिकली गेट करना है कि किस प्लेटफॉर्म पे आप रन कर रहे हैं और उसकी क्या रेजोल्यूशन है। समझ रहे हैं ना आप बात मेरी? तो ये क्या चीज़ परफॉर्म करेगी? ये ग्राफिक्स डिवाइस मैनेजर के अगेंस्ट जो मैंने ग्राफिक्स लिखा है, दिस इज अ थिंग दैट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड द अदर प्रॉपर्टीज।
ठीक है जी। द सेकेंड इज द स्प्राइट बैच। फॉर नाउ प्लीज कीप इन माइंड दैट स्प्राइट बैच इज द थिंग दैट इज गोइंग टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन दी प्लेटफॉर्म। ये जहन में रख लें, स्प्राइट बैच जो है आपको फैसिलिटेट करेगी कोई भी चीज़ स्क्रीन पे ड्रॉ करने की। जब हम कोड लिखेंगे तो आपको एक्सप्लिसिटली आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। इनिशियलाइजिंग द टेक्सचर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारे आप देखना है कि आपका गेम का स्कोप क्या था। एक बॉल थी, एक पैड था। सबसे पहले मैं बॉल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बॉल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, मैंने एक टेक्सचर लिया 2 डायमेंशनल का, क्योंकि हमारी गेम का स्कोप हमें पता है कि हमने एक 2D गेम बनानी है। तो एक्सप्लिसिटली हमें मेथड इस तरह के प्रोवाइड किए जाते हैं XNA के फ्रेमवर्क के अंदर, जिसमें आप टेक्सचर इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आप TEX करके कंट्रोल, जिन लोगों को फेमिलियराइज नहीं है विजुअल स्टूडियो की IDE से, TEX करके कंट्रोल स्पेस करेंगे तो इंटेलिजेंस पॉपअप हो जाती है, जिसके अंदर आपको सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। वहाँ पे टेक्सचर 3D भी है। इफ़ योर गेम इज़ 3D तो आप वहाँ पे टेक्सचर 3D डिफाइन करेंगे और फिर उसके आगे हम मजीद चीज़ें देखेंगे वो किस तरीके से करेंगे। फॉर नाउ हमारी गेम इज़ अ 2D गेम, तो हम यहाँ पे एक 2D टेक्सचर डिफाइन कर रहे हैं जिसका हमने नाम रखा टेक्सचर बॉल, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अंडरस्टैंड करना है। प्लीज़ ज़रा इधर देख लें। अंडरस्टैंड करना है कि इस टेक्सचर बॉल को लोड करने के लिए देयर इज अ थिंग इन XNA कि जिसके अंदर इस चीज़ को हमने लोड करना है। अब वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है जो कि कीवर्ड के तौर पे यूज़ होता है इसके अंदर ही, ठीक है जी। अब हम इसी टेक्सचर के अगेंस्ट एक रेक्टेंगल डिफाइन करेंगे जो कि इस टेक्सचर को होल्ड करेगा अपने अंदर, क्योंकि कोलिजन डिटेक्शन टेक्सचर पे नहीं हो सकती। हमारी गेम का एक पर्पज़ ये भी है कि इसने कोलिजन डिटेक्शन करनी है, वो पैड से टकराएगी वो। तो कोलिजन डिटेक्शन के लिए टेक्सचर इज़ नॉट द थिंग, राइट थिंग टू डिटेक्ट कोलिजन। वो करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल की ऑप्शन है जिसमें कोलिजन डिटेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, ठीक है, टेक्सचर के अंदर नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि टेक्सचर लोड करेंगे और उस टेक्सचर को उस रेक्टेंगल के अंदर रख देंगे। अब हमने ये इनिशियलाइज तो कर लिए। नेक्स्ट स्टेप इज टू लोड द टेक्सचर इन दी सोल्यूशन, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, लोड करने जा रहे हैं। मैं देखूंगा मेरे पास यहाँ पे लोड का क्या मेथड है। ये राजी मेरे पास प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड लोड कंटेंट। जो भी चीज़ मैंने लोड करनी है वो इसके अंदर लोड करूंगा। ये अपने मजहब बना लें XNA की गेम में, ये इधर ही करना है और कहीं नहीं करना। अब मैं उस रेक्टेंगल बॉल को, जो कि हमने रेक्टेंगल डिफाइन किया था, उसको मैं बताने जा रहा हूं कि आपने स्क्रीन में किस जगह पे दिखाना है अपने आप को, ठीक है जी। अब वो रेक्टेंगल बॉल को मैं दिखाने जा रहा हूं कि वो स्क्रीन पे आपने कहां दिखाना है अपने आप को। ये क्या हुआ है, अब ये रेक्टेंगल बॉल क्या है, जिन लोगों को नहीं समझ पता लगा वो आराम से पता लगा सकते हैं ऊपर जाके, जो हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया था, ये है, ठीक है जी। ये मैं नीचे आया हूँ और यहाँ पे मैंने दिखाया जी रेक्टेंगल बॉल इक्वल्स न्यू रेक्टेंगल 300 300 30 30। अब ये 300 300 क्या है, सिंस इट्स अ 2 डायमेंशनल गेम, तो 300 रिप्रेजेंट, द फर्स्ट 300 रिप्रेजेंट्स द x एक्सिस, द सेकंड 300 रिप्रेजेंट्स द y एक्सिस, और ये आखिर में 30 30 क्या है, एग्जैक्टली हाइट एंड विड्थ। अब यहाँ पे मैंने ये जो है एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया 30 by 30। वो किस लिए किया है, वो इसलिए किया है कि मैंने जब बॉल अपने एसेट्स में लोड की थी तो उसकी डायमेंशन है 120 by 120, इट्स क्वाइट बिग, तो मैंने इसको छोटा करने के लिए 30 30 लिखा है। मैं टेक्सचर बॉल की एग्जैक्ट हाइट और विड्थ भी ले सकता हूँ। वो किस तरीके से ले सकता हूँ वो देखें। अगर मैं 30 30 की जगह कर लूँ टेक्सचर बॉल डॉट विड्थ,
मैं ये भी कर सकता हूँ, ये फिर एग्जैक्ट बॉल की विड्थ और उसकी हाइट जो है ला के मुझे दिखा देगा, लेकिन हमारी बॉल मैंने जो बनाई है वो 120 बाय 120 की, वो बड़ी है। आप लोगों भी जो डाउनलोड करेंगे वो 400 बाय 400 पिक्सल की हो सकती है, आपकी सारी स्क्रीन पे बॉल ही फिरती रहेगी, पैड नज़र नहीं आएगा। तो वो आप उसको छोटा कर सकते हैं इस तरह 30 बाय 30 एग्जैक्ट डिफाइन करके। तो मैंने यहाँ पे 30 बाय 30 लिखा है इसलिए। अच्छा जी, हमने ये लोड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ड्रॉ है। अब हमने इसको ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ किस तरीके से करना है? मैं यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो मेरे पास एक ड्रॉ का मेथड पड़ा हुआ है ऑलरेडी। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आके जो भी करना है वो मैं करूँगा। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया था कि स्प्राइट बैच इज द थिंग दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द ग्राफिक्स दैट इज गोइंग टू लोड एवरीथिंग इन इट। तो स्प्राइट बैच को आपको बिगिन करना है और स्प्राइट बैच को एंड करना है, और उसके बीच में सब कुछ लिखना है आपने ड्रॉ के अंदर। और यहाँ मैं लिखता हूँ स्प्राइट बैच डॉट बिगिन, स्प्राइट बैच डॉट एंड। अब मैं यहां पे जो भी लिखूंगा ठीक है जी, जो भी हो रहा है अब इसके अंदर ही होगा, स्प्राइट बैच डॉट बिगिन और स्प्राइट बैच डॉट एंड के बीच में। अब हम क्या करेंगे, हमने जो टेक्सचर बॉल्ट को इनिशियलाइज और लोड किया था, अब हम इसको इनके बीच में ड्रॉ करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ड्रॉ करने लगा हूं। ठीक है जी, ये क्या हुआ है, स्प्राइट बैच डॉट ड्रॉ, टेक्सचर बॉल लिया हमने, उस टेक्सचर बॉल के अगेंस्ट जो हमने रेक्टेंगल डिफाइन किया था वो लिया, और ये कलर डॉट वाइट क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी है, मतलब मैंने इसको कोई एक्सप्रेसिव कलर नहीं देना तो मैंने इसको कलर डॉट वाइट कर दिया। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये मैंने कर दिया है। अब अपनी गेम को काइंडली बिल्ड में जाएं और बिल्ड सोल्यूशन करके देखें किस तरीके से करेंगे। बिल्ड में जाके बिल्ड सोल्यूशन, या प्रेस F6, इट शुड सक्सीड, और प्रेस द प्ले बटन। आप लोगों की स्क्रीन पे देयर शुड बी अ बॉल, टेक्सचर पैड को लोड करना है। ठीक है जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैं लिख देता हूँ चुप करके, बिल्कुल यही स्टेप्स हैं, हमारा टेक्सचर पैड भी लोड हो जाएगा। जिनको समझ में आ गई है वो प्लीज गो अहेड एंड राइट इट बाय देमसेल्व्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर नहीं समझ आती तो देखते रहें, और जो लोग पीछे रह गए हैं वो ये कोड देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से बॉल लोड की है हमने। अब हमने चूंकि इसको मूव करना है, सिंस वी आर इनटू द मूविंग एक्शन नाउ, हमने हर चीज जो भी अब यहाँ पे लिखनी है दैट हैज टू बी इन दी अपडेट पैनल। कहाँ पे? अपडेट में। इसलिए हम अपडेट में कीज की स्टेट गेट करेंगे कि अगर लेफ्ट की प्रेस है तो हमारा जो पैड है वो लेफ्ट पे मूव करेगा, अगर राइट की प्रेस है तो हमारा पैड इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द राइट। और हम इसमें फिर बाद में जाके ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे कि स्क्रीन की विड्थ के करीब पहुंचे तो वो रुक जाए। फिलहाल हम इसको करके देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। अपडेट में आएंगे और यहाँ पे करेंगे if keyboard dot get state dot is keys down keys dot left rectangle pad dot x minus is equals to 6। ये क्या करेगा, रेक्टेंगल पैड को x के कोऑर्डिनेट पे -6 पिक्सल्स मूव करेगा इन द अपडेट पैनल। एंड सिंस अपडेट इज मूविंग बिटवीन द ड्रॉ एंड द अपडेट, तो वो ऐसे फील होगा कि आपका पैड मूव कर रहा है। अगर ये ड्रॉ एंड अपडेट के बीच में साइकिल ना कर रहा होता XNA का फ्रेमवर्क तो ये एक जगह पे रुक जाता।
तो ये मूव कर रही है, बात ध्यान में रखिए। यहाँ पे फ्रेम रेट्स आपके डिफाइन हो रहे हैं, ये फ्रेम्स डिफाइन हो रहे हैं आपकी गेम के। ये जो हमने लॉजिक लिखी है दैट इज इन बिटवीन द अपडेट पैनल, ठीक है जी। हमने क्या किया, कीबोर्ड की स्टेट गेट की इज कीज डाउन कीज डॉट लेफ्ट, और अगर हमने देखा कि वो की उसने लेफ्ट प्रेस की भी है तो रेक्टेंगल पैड डॉट एक्स, उसके एक्स एक्सिस में -6 की इंक्रीमेंट वो डिक्रीमेंट करना शुरू कर दो, यानी जहाँ पे वो ड्रॉ हुआ है उससे पीछे चलना शुरू हो जाए, ठीक है जी। अब चूंकि ये अपडेट पैनल में लिखा हुआ है इस, और एक्सएनए का फ्रेमवर्क जो है दैट मूव्स बिटवीन द अपडेट एंड द ड्रॉ पैनल, इसलिए वो जब घूम के दोबारा इसके ऊपर आएगा तो दोबारा -6 पिक्सल्स -6 पिक्सल्स -6 पिक्सल्स इसको एक्स पे पीछे लेता जाएगा until it reaches the border of the window। लेकिन हमने यहाँ पे इसकी बॉर्डर को डिटेक्शन अभी मैनेज नहीं की हुई, इसलिए बॉर्डर से बाहर निकल जाना चाहिए। और मैं लेफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ये चलना शुरू हो गया है, ठीक है जी। लेकिन ये अभी स्क्रीन की डायमेंशन से बाहर निकल गया है, अभी भी लेफ्ट पे चला गया। अब मैं इसको मैनेज करूँगा कि ये राइट पे भी मूव करे। वो किस तरीके से करेगा, और यहीं पे मैं इसके ऊपर राइट की लॉजिक लिखना शुरू कर देता हूँ। Rectangle pad dot x plus is equals to 6। ये मैंने क्या किया जी, उसके हॉरिजॉन्टली प्लस में 6 का इंक्रीमेंट किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्ड सोल्यूशन, बिल्ड सक्सीडेड एंड प्ले। अब मैं ये लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, ये राइट की प्रेस कर रहा हूँ, अब ये बीच में फिर रहा है, ठीक है जी। लेकिन अभी भी इस गेम के साथ एक मसला है, ये इसकी डायमेंशन से बाहर निकल रहा है। हमारी गेम का पर्पस ये है कि ये डायमेंशंस के अंदर ही रहे सब कुछ, ठीक है जी। अब हमने ये किस तरीके से करना है, ये नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। हम ये करने जा रहे हैं अब कि अब हम स्क्रीन की विड्थ और उसकी हाइट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। हम वो किस तरीके से करेंगे, मैंने क्या किया, दो इंटीजर्स मैंने डिक्लेयर किए, स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट के। अब मैं इसके अंदर जो है ग्राफिक्स व्यू पोर्ट की प्रॉपर्टीज इसके अंदर मैं डाल दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि स्क्रीन की क्या विड्थ और हाइट है। अब मैं ये कहाँ पे जाके मैनेज करूंगा, मैं आऊँगा जी लोड कंटेंट में, मैं यहाँ पे आऊँगा लोड कंटेंट में, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्क्रीन विड्थ इक्वल्स ग्राफिक्स डिवाइस डॉट व्यू पोर्ट डॉट विड्थ, और इसी तरह ही स्क्रीन हाइट इक्वल्स ग्राफिक्स डिवाइस डॉट व्यू पोर्ट डॉट हाइट। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैंने, मेरे पास स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट के जो मेरे पास इंटीजर्स थे उनके अंदर मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। हमारा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया कि हमने स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट कैप्चर कर ली। अब हम ये लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे कि जो पैड हमारा इसकी बाउंडिंग से मूव ना करे बाहर, वो हम किस तरीके से करेंगे। जहाँ पे हमने इसकी वो की जेस्चर्स गेट किए थे वहाँ पे हम लिखते हैं जाके, इनको हम डिलीट करते हैं फॉर नाउ, इनको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं पहले लेफ्ट को इंप्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे एक और इफ आएगा, इफ रेक्टेंगल पैड डॉट एक्स -6 इज ग्रेटर देन 0,
रेक्टेंगल पैड डॉट एक्स माइनस इक्वल 6। हाँ, ये 0 मैंने एक्सप्लिसिटली इसलिए लिखा है कि हमें पता है कि हमारी स्टेट का 0/0 वो 0/0 ही है, मुझे स्क्रीन विड्थ डॉट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 0/0 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में 0/0 ही होता है। हमें विड्थ का नहीं पता, हमें इस तरफ नहीं पता कि कितनी विड्थ है, हमें हाइट का नहीं पता कि कितनी हाइट, ये इसलिए हमने डायनामिकली डिटेक्ट करवाए हैं, उसमें इंटीजर्स में रखवाए हैं। हमने ये करके देख लिया, ये लॉजिक इंप्लीमेंट कर लिया आपने, अपने सोल्यूशन को बिल्ड करें और चेक करें कि आपकी स्क्रीन की विड्थ से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता। इसको प्ले करते हैं और आई वुड प्रेस द लेफ्ट बटन टू सी। ये देखें जी, लेफ्ट में मैंने की प्रेस की हुई है और ये जाके फंस गया यहाँ पे, टकरे मारता रहे सारी जिंदगी, इसके अंदर से नहीं निकल सकता ये बाहर, क्योंकि लॉजिक इंप्लीमेंट हो चुकी है इसकी। अब हम इसी तरह इसकी, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसकी विड्थ को हमने कैलकुलेट करना है कि वो बाहर ना निकले इसकी राइट हैंड साइड से। अब हम वो किस तरीके से करेंगे? ठीक है जी, ये अभी लॉजिक देख लेते हैं। राइट की मैंने प्रेस की हुई है, राइट पे भी फंसना चाहिए। अब इसको मैं जितना मर्जी बड़ा कर लूँ, ये इसने इसके एंड पे जाके रुक की जाना हमेशा, इधर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट हैंड साइड। इसके लॉजिक दोबारा देख लें प्लीज। मैंने क्या किया जी, रेक्टेंगल पैड डॉट एक्स प्लस रेक्टेंगल पैड डॉट विड्थ। क्यों, ये मैंने क्यों किया? ये इसलिए किया कि रेक्टेंगल पैड डॉट एक्स के अंदर उसकी विड्थ भी तो ऐड होनी है ना, रेक्टेंगल पैड की। तो मैंने डायनामिकली गेट किया। अगर आप ये नहीं करेंगे तो स्क्रीन की विड्थ पे निकल जाएगा और एक पिक्सल नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क इस हैंड है, दैट इज मूव द बॉल। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि जब गेंद जो है हमारी आपके बॉल आपके रेक्टेंगुलर पैड से नीचे जाए तो गेंद हमारी रुक जाए। ठीक है जी, यानी हम उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि यू हैव लॉस्ट द गेम। फिलहाल हम बॉल को रोकने का देखते हैं कि बॉल किस तरीके से रोकेंगे। मैं आऊंगा जी ड्रॉ के मेथड में और एंड से पहले अभी हम ऊपर मूव कर रहे हैं इसको, तो इट्स गोइंग ऑन। बस मैं छोड़ूंगा इसको तो ये आपका ये गेंद उसी जगह पर रुक गया जैसे ही वो उसके वाई एक्सिस से नीचे गया। हमारी लॉजिक ये है कि जैसे ही आपका रेक्टेंगल बॉल डॉट वाई इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल पैड डॉट वाई, क्योंकि आपके इस रेक्टेंगुलर पैड के भी वाई एक्सिस है, क्योंकि 2D गेम है। जैसे ही बॉल का वाई एक्सिस जो है ग्रेटर होगा रेक्टेंगल पैड के वाई एक्सिस से, हमने वेलोसिटी 0 कर देनी है। वेलोसिटी 0 होगी तो गेंद रुक जाएगी। ठीक है ना। अब हमने जो है ना लास्ट अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करा देना है कि भाई यू हैव लॉस्ट द गेम। और उसके बाद एक हम छोटी सी एक और फंक्शनैलिटी डालेंगे जिसके अंदर हम एक मेथड लिखेंगे कि बॉल की जब आप स्पेस बार प्रेस करें
तो वो स्क्रीन के मिडल से किसी भी रैंडम पोजीशन में निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये तो अभी हर वक्त एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम स्पेस बार प्रेस करें तो गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाए। हमारा अब ये पर्पज़ रह गया लास्ट 2। अभी हम क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यहीं पे। तो वो किस तरीके से करेंगे, अभी मैं यहाँ पे जो है अपना एक कंटेंट डालूंगा, वो फॉन्ट होगा। राइट क्लिक करके मैं करता हूँ, मैं क्या करूँगा जी, माय गेम 1 कंटेंट के अंदर, क्योंकि हमारा ये फॉन्ट एक कंटेंट होगा, मैं इसलिए इसके अंदर एक फॉन्ट डालूंगा। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, यहाँ मेरे पास पर स्प्राइट फॉन्ट, इसका नाम है स्प्राइट फॉन्ट 1। फॉर नाउ आई लीव इट एज इट इज़, और इसको मैं ऐड कर दूंगा। और इसके अगेंस्ट मुझे वो एक XML फाइल दिखा देगा कि भाई आपके फॉन्ट का नाम ये होगा, उस फॉन्ट का साइज़ ये होगा और उसका कलर सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे CGUI जो है ये Windows 8 का नेटिव फॉन्ट है, जो कि Windows 8 में हर जगह पे यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे ये रखा। कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं, वर्डाना करेंगे वर्डाना आ जाएगा, एरियल करेंगे एरियल आ जाएगा, वट नॉट। यहाँ पे हम ये फॉन्ट रहने देंगे, साइज़ इसका हम वही रहने देंगे जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। हमारा पर्पज़ ये है कि हमने ये फॉन्ट डिस्प्ले कराना है। ठीक है जी, अब हम डिस्प्ले कराते हैं इसको। सबसे पहले जी हमने एक स्प्राइट फॉन्ट लिया जिसका नाम हमने रखा माय फॉन्ट। ठीक है जी, फिर हमने एक स्ट्रिंग ली मैसेज की, उसके अंदर हमने रख दिया यू हैव लॉस्ट द गेम। ठीक है, ये हमने क्या मेथड परफॉर्म किया, सबसे पहला इनिशियलाइज। ठीक है जी, अब हमने इसको लोड करना है, तो हम लोड में आएंगे। लोड किया हमने माय फॉन्ट, जो हमने ऊपर नाम दिया था इक्वल्स कंटेंट डॉट लोड स्प्राइट फॉन्ट, और उसके अंदर हमने वही नाम दिया जो कि इस फॉन्ट का एसेट नेम है when we used it over here। अगर मैं क्लिक करूं तो इसका नाम वही है, एसेट नेम स्प्राइट फॉन्ट 1। यार ये इसका एसेट नेम है ना उस फॉन्ट का। हमने जब नीचे वाले इस कंटेंट वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमने जब फॉन्ट ऐड किया तो उसका कोई नाम रखा उसने, वो नाम उसका था स्प्राइट फॉन्ट 1। ठीक है जी, हमने मेरे शुरू में एक स्प्राइट फॉन्ट लिया माय फॉन्ट के नाम से, और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, उसके अंदर हमने रखा यू हैव लॉस्ट द गेम। ठीक है जी, उसके बाद हम गए माय फॉन्ट के अंदर, हमने लोड में आए, हमने वो जो स्प्राइट फॉन्ट लिया था उसको हमने लोड करवाया। किस तरीके से लोड करवाया, माय फॉन्ट इक्वल्स कंटेंट डॉट लोड, उसके अंदर हमने लिखा स्प्राइट फॉन्ट ब्रैकेट्स क्लोज, उसके अंदर हमने फिर उसका एसेट नेम पास कर दिया जो कि हमने प्रोजेक्ट के सोल्यूशन के प्रोजेक्ट 2 में कंटेंट वाले प्रोजेक्ट में जो स्प्राइट फॉन्ट डाला था। ठीक है जी, ये करने के बाद हमने इसको डिस्प्ले कराना है, वो हम उसी लॉजिक में डिस्प्ले कराएंगे जब उसकी वाई एक्सिस बॉल की रेक्टेंगल पैड की वाई एक्सिस से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो हम कहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, वो हम नीचे आएंगे सबसे, यहाँ पे हम आ गए, हमने देखा कि रेक्टेंगल बॉल डॉट वाई इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल पैड डॉट वाई, तो करे वेलोसिटी डॉट एक्स को 0 कर दे, वाई को 0 कर दे, विच मीन्स दैट द बॉल विल स्टॉप। ठीक है जी, उसके बाद हमने किया स्प्राइट बैच डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, बिल्ट इन मेथड्स हैं, माय फॉन्ट हमने जो ऊपर डिक्लेयर किया था, स्ट्रिंग दी इसको। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे मैसेज की स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँ, यहाँ मैं कुछ और खुद भी लिख सकता डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, इट्स अ बेटर वे, तो मैंने इसलिए ये यूज़ किया। ठीक है, और फिर हमने न्यू वेक्टर लिया 20/20 क्या है, 220 फ्रॉम एक्स एंड 20 फ्रॉम वाई। ठीक है जी, और हमने इसका कलर डॉट गोल्ड कर दिया, दैट्स इट। और अब हम गेम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जैसे ही गेंद इसके नीचे जाएगी तो यू हैव लॉस्ट द गेम का एरर आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी जो है हमारी 0/0 हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारा एक लास्ट वो रह गया है कि अभी ये गेम रुक चुकी है, अभी आप इसको बंद करके दोबारा चलाना पड़ता है। अभी हम करेंगे क्या कि हम रैंडम एक मेथड लिखेंगे जो कि रैंडम बॉल पोजीशंस को करेगा। जब स्पेस बार प्रेस करेंगे तो उसकी रैंडम बॉल की जो पोजीशन है वो रैंडमली निकलेगी और आप उसको फिर वहाँ से गेम कंटिन्यू करेंगे। ऑन एवरी स्पेस बार प्रेस द बॉल इज गोइंग टू बी एट द मिडल ऑफ द स्टेज
और वो किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगी और वहाँ से फिर आप जो है ना इसको गेम को खेलेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आके बेस डॉट ड्रॉ गेम टाइम के नीचे आके मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ और उसको वहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने एक रैंडम डिक्लेयर करना है, वो मैं कहाँ पे करूँगा? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया मैंने, अब मैं इसको यूज़ करूँगा। अपने मेथड में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी कि क्या करें, ये मैंने क्या किया है, 0 to 3 क्या डिफाइन करता है? हाँ, जो नंबर प्रोड्यूस होगा वो 0 से 3 के बीच में होगा। ये किस लिए होगा? अब आप लॉजिक को समझे कि हम 45 डिग्री पे गेंद को मूव करा रहे हैं। द बॉल हैज पॉसिबल 4 ऑप्शंस टू गो, तो देयर आर 4 पॉसिबल डायरेक्शंस इन विच द बॉल कैन गो। इसलिए ज़्यादा रैंडम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैंडम हम लेंगे फ्रॉम 0 to 3, 0 से लेकर 3 के उसमें फ्लक्चुएट करेगा और इन चीज़ की बेसिस के ऊपर हम गेंद की पोजिशन को मूव करेंगे। ठीक है जी। अपराइट क्या होता है आपका? पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट। जब 0 होगा तो वो अपराइट डायरेक्शन में मूव करेगा, विच इज दिस। मतलब आपको इस तरह नजर आ रहा होगा, ये x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव में रहेगी। इसलिए मैंने उसको 3f पॉजिटिव ही किया है। Up left, हमारा ये मेथड जो है हमने जो फंक्शन जो है हमने लिख लिया है। अब हमने स्पेस बार के ऊपर इसको कॉल करना है और उससे पहले एक हम छोटी सी चीज़ परफॉर्म करेंगे कि गेंद के x और y कोऑर्डिनेट को स्क्रीन के मिडल में ले आएंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने लेफ्ट और राइट उनके की इनपुट्स को गेट किया था, वहीं पे मैंने स्पेस बार की को इनपुट किया, गेट किया, और उसके बाद रेक्टेंगल बॉल डॉट एक्स डॉट वाई को मैंने क्या लिया, इज इक्वल्स टू स्क्रीन हाइट डिवाइडेड बाय 2, जितनी उसकी हाइट होगी उसको 2 से डिवाइड करेगा, माइनस रेक्टेंगल बॉल डॉट हाइट। ये रेक्टेंगल की बॉल भी मैनेज करिए, अगर आप इसको नहीं करेंगे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे इधर उधर होगा ये, ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरह रेक्टेंगल बॉल डॉट एक्स को भी मैंने इसी तरह ही किया, उसकी विड्थ से माइनस कर दिया, तो स्क्रीन की जो आपकी बॉल है वो एक्जैक्टली स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगी और उसके नीचे मैंने रैंडम पोजीशंस का मेथड कॉल कर लिया फंक्शन। ये देखें जी, मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, ये रैंडम डायरेक्शन में बॉल निकल रही है और एग्जैक्टली स्क्रीन के मिडिल में आ रही है वो।
you have lost the game. That was a basic introduction of XNA और हमने इसके साथ इसको यूज़ करते हुए एक छोटी सी हमने गेम बनाई. I hope कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी और this concludes our session. Thank you very much.